नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आज के ज्योग्राफी के सेशन में। और आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने स्टार्ट किया है साउथ अमेरिका से, लेकिन साउथ अमेरिका को शुरू करने के पहले जो इंट्रोडक्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो पहले मैं वो आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूँ, तब हम साउथ अमेरिका आपको सही से याद करवा पाएंगे। कई फैक्ट हैं जो इंट्रोडक्शन में भी हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला फैक्ट ये है कि पूरी पृथ्वी पर स्थल मंडल जो एरिया है, लैंड एरियाज, आपको पता है पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है, 2/3 पर, ठीक है, और रेस्ट पार्ट में स्थल है, यानी कि लैंड एरियाज है। और उन रेस्ट पार्ट में जो लैंड एरियाज है उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 7 कॉन्टिनेंट्स ही मेनली लैंड एरियाज में आते हैं, जिसमें कुछ कुछ आइलैंड्स अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये, चूंकि साउथ अमेरिका पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका एरिया वाइज कितने नंबर पे है। इन एरिया साउथ अमेरिका 4th नंबर पे है। तो ये जो नंबरिंग है कि एक नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, इस नंबरिंग को याद रखने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। और वो जो फैक्ट है वो क्या है, उसमें हम अर्थ पर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनको ना परसेंटेज के मुताबिक याद रखने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है या स्थल खंड है या लैंड एरियाज ऑफ टोटल अर्थ है, ठीक है, लैंड एरियाज ऑफ द टोटल अर्थ है, वो 100% मान लेते हैं कि टोटल लैंड एरिया पृथ्वी पर कितना है, 100%। तो कॉन्टिनेंट वाइज हमें याद रखना है कि एशिया टोटल अर्थ का 29.8% के साथ नंबर 1 है। टोटल अर्थ का, अर्थ पे जो लैंड एरियाज है उस लैंड एरियाज स्थल मंडल का 29.8% एशिया है। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। घुमा के क्वेश्चन बनाने का दौर है, तुमसे पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप पृथ्वी के स्थल मंडल या पृथ्वी के स्थल खंड का कितना प्रतिशत है। 29.8% है। 29.8% है एशिया। अफ्रीका जो है दूसरे नंबर पे है और एशिया से ज्यादा छोटा नहीं है। अफ्रीका 20.3% ऑफ द लैंड एरियाज, यानी सातों कॉन्टिनेंट को मिला के यदि 100% होता है तो उनका पूरे सारे कॉन्टिनेंट में से 29.8% जमीन किसके पास है, एशिया के पास है। 20.3% जमीन किसके पास है, अफ्रीका के पास है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है क्या, नॉर्थ अमेरिका आता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास पूरे स्थल मंडल का कितना प्रतिशत जमीन है, टोटल लैंड एरियाज ऑफ द अर्थ का 16.2%। 16.2% जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। और जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका कितना परसेंट है, तो 11.9% है साउथ अमेरिका कितना परसेंट है, 11.9% है। और उसके बाद आता है अंटार्कटिका। ये बहुत कम बच्चा है, सब पॉइंट पे गौर करता है। ठीक है, साउथ अमेरिका 11.9% है। और उसके बाद हम साउथ अमेरिका के बाद देखो 4 नंबर पे आया ना साउथ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, और पहले नंबर पे है आपका एशिया। अब 5वें नंबर पे कौन है, तो 5th नंबर पे है अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। एरिया वाइज देखा जाए तो जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका 9.5% जमीन अंटार्कटिका के पास है। जो जमीन एरिया है, लैंड एरियाज है, टोटल स्थल मंडल का 9.5% जो है वो अंटार्कटिका के पास है। 6ठे नंबर पे आते हैं, 6th नंबर, ये यूरोप का नंबर है। और यूरोप जो है
मात्र 6%, ये छठे नंबर पे है और 6.7% है। ठीक है, यूरोप जो है छठे नंबर पे है और एरिया भी टोटल लैंड एरिया का 6.5% एरिया है यूरोप में। 6.7 है। ठीक है, 5 की जगह पॉइंट के बाद सही कर लेंगे, 6.7%। जो अंतिम सबसे छोटा नन्ना मुन्ना महादेश है, जिस महादेश में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सारे आसपास के आइलैंड वो शामिल हैं, जिसमें पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया। तो पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब को मिला के इनको ओशिनिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ओशिनिया। ठीक है, याद रखना है, इन सब को मिला के ओशिनिया कहा जाता है। और ओशिनिया टोटल स्थलमंडल का कितना प्रतिशत है? 5.7%। अब इसको माइंड में बार बार रिपीट कर लेना, परसेंटेज से पता चलेगा इनके बीच कितना डिफरेंट है। तो अब इनसे कई क्वेश्चंस वन लाइनर भी बनते हैं कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, तो वो ओशिनिया है 5.7% के साथ। या ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का ही पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया, बहुत लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। Australia is a part of the Oceania, so Oceania is considered as an continent. As a continent, Oceania जो है continent के रूप में consider किया जाता है। और Oceania में कौन कौन आता है? Oceania में ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, मेलानेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है। ठीक है, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सब कंबाइंडली ओशिनिया में आता है। अब हम यूरोप को देखते हैं, 6.7% है। अंटार्कटिका 9.5% जमीन है इसके पास। अमेरिका के पास 11.9% जमीन है। और नॉर्थ अमेरिका के पास जमीन, टोटल जमीन का 16.2% है। और अफ्रीका के पास 20.3% है। और एशिया भाग्यशाली है, 29.8% जो जमीन है टोटल जमीन का, टोटल लैंड एरियाज का, वो एशिया के पास है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो माइंड में रखना चाहिए। ग्रुप में आपको एक इमेज हम सेंड करेंगे और वो इमेज जो है आपके लिए, वो टेबल है, उसमें सारे कॉन्टिनेंट को एक साथ आपको बताया गया है कि उस कॉन्टिनेंट में किस में कितना परसेंट ज़मीन है और किसका पॉपुलेशन रेशियो क्या है। ठीक है, किसका पॉपुलेशन रेशियो क्या है ये भी जानना है। ठीक है, चलिए हम तो इस पे बात कर लेंगे डिटेल में एक बार आपसे और अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा पूरा। जिस तरह आपने लैंड एरियाज का परसेंटेज देखा कि एशिया 29.8, अफ्रीका 20.3, नॉर्थ अमेरिका 16.2, साउथ अमेरिका 11.9, अंटार्कटिका 9.5 एंड यूरोप 6.7% एंड ओशिनिया 5.7%। दैट इज द परसेंटेज एरिया ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब हम देखें कि जमीन के मुताबिक पॉपुलेशन रेशियो क्या है। तो पॉपुलेशन रेशियो में पूरी दुनिया की आबादी का, लिखते जाना, पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी बुक और नोट्स में अभी तक मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हर तरह से कंपेयर करके मैंने डिजाइन किया है कि सारे फैक्ट तुम्हारे सामने हो। 59% जनसंख्या, पूरी धरती की जनसंख्या जितनी है, पूरी धरती की पॉपुलेशन जो लगभग 8 अरब के आसपास है, 8 अरब के करीब है, पहुंचने वाला 8 अरब पे, उसका 59.4%, यानी धरती की, ये मत लिखो कि धरती की आधी से अधिक जनसंख्या एशिया में रहती है, बल्कि ये दिमाग में रखो कि 59.4% पॉपुलेशन, यानी लमसम 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग इन एशिया। ठीक है, 59.4% पॉपुलेशन कहाँ है? एशिया में। जमीन कितनी है? टोटल लैंड एरिया का 29.8% है। पॉपुलेशन कितना है? टोटल वर्ल्ड का 60% है। इसलिए एशिया को ना मानव जमघट की संज्ञा देते हैं। मानव जमघट बोलते हैं एशिया को। क्यों बोलते हैं मानव जमघट? देखो ना, जमीन 29% है, पूरी धरती पर जितनी जमीन है उसका 29% है, लेकिन पॉपुलेशन पूरी दुनिया के
आधे से अधिक आबादी एशिया में रहती है, इसलिए एशिया को मानव जमघट कहते हैं। अब दूसरे फैक्ट पे आता हूं। दूसरा फैक्ट तुमको ये याद रखना है कि पॉपुलेशन के मुताबिक सेकंड नंबर पे कौन है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यदि देखें, फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अफ्रीका की पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.6% पॉपुलेशन कहां रहता है? अफ्रीका में। सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। अब पॉपुलेशन के मामले में बाकी सारे कॉन्टिनेंट क्या हो गए? सोचो ना, आप सोचो, लमसम में लो, राउंड फिगर में लो। 59.4 मतलब 60 एशिया में रह रहा है, और 17.6 यानी 18, यानी कि 60, 10, 70, 8, 78, 17.6% हुआ ना। लगभग जो है 77% पॉपुलेशन तो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट के पास। इसलिए सबसे बड़ा मार्केट यही है, क्योंकि लगभग 77% दुनिया की 77% आबादी एशिया और अफ्रीका में रहती है। अफ्रीका में 17.6% और एशिया में 59.4%। अब हम देखें, यदि नॉर्थ अमेरिका की बात करें, एरिया में नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट है, बट पॉपुलेशन नथिंग, 7.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड का। वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 7.5% पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका में रहता है। तो एक ना, जब तुमने एशिया मतलब जमीन के परसेंटेज को आपने लिखा, तो आपको पॉपुलेशन के परसेंटेज भी लिखने चाहिए कि जो एशिया है वहां कितना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, अफ्रीका है तो वहां कितना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, नॉर्थ अमेरिका है तीसरे नंबर पे, तो नॉर्थ अमेरिका में पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज है, साउथ अमेरिका ऐसे चौथे नंबर पे जो है साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में क्या पॉपुलेशन परसेंटेज है वर्ल्ड का, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, तो अंटार्कटिका में क्या पॉपुलेशन परसेंटेज है अंटार्कटिका में। देन आप उसके बाद आता है 6 नंबर पे यूरोप, तो यूरोप में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहता है, एंड देन है ओशिनिया, तो ओशिनिया में कितना परसेंट पॉपुलेशन रहता है। तो पॉपुलेशन का डाटा ध्यान से देखना। लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूरी दुनिया का 59.4% जनसंख्या एशिया में रहता है, और अफ्रीका में है 17.6% जनसंख्या दुनिया का अफ्रीका में रहता है। नॉर्थ अमेरिका में मात्र 7.5%, 7.5% जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन का मात्र 7.5%। तो जनसंख्या में भी अरेंज करने के लिए दे सकता है कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन में भी अरेंज करने दे सकता है, और लैंड प्रतिशत में भी अरेंज करने दे सकता है। तो वहां हम मार नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही रिवीजन कर लिया यहां पे कि हमें सिर्फ ये पूछे बच्चा वाला क्वेश्चन, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, उसका जमाना चला गया। तुमसे ये पूछा जाएगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द लैंड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन एशिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ओनली 29.8% लैंड एरियाज टोटल अर्थ का जो है वो एशिया में है, 29.8%। सेकेंड अफ्रीका में 20.3%। तो ये याद रखना सीक्वेंस वाइज, ये सबको याद रहता है। पॉपुलेशन वाला भूल जाते हैं लोग, क्योंकि पॉपुलेशन वाला में थोड़ा उल्टा पुल्टा होने वाला है। एशिया अफ्रीका तो ठीक है कि एशिया में 59.4 है, अफ्रीका में 17.6 है, नॉर्थ अमेरिका में 7.5 है, और साउथ अमेरिका में 5.5 है। तो यदि हमसे कोई पूछे कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है, नॉर्थ अमेरिका की या साउथ अमेरिका की, तो आप याद रखना नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन 7.5 है, जबकि साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ है। इससे नीचे यदि जाएं तो अंटार्कटिका की पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है, 0, बिकॉज ये कैसा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट निर्जन है, ठीक है, और कोई जो वहाँ पे रहने वाली जगह, रिहायशी इलाका नहीं है, सिर्फ लैब है वहाँ पे। इंडिया ने भी अपना लैब एक्सपेरिमेंट के लिए जनरेट किया है। और यूरोप और पॉपुलेशन में देखा जाए तो यूरोप 9.4% पॉपुलेशन के साथ इन दोनों से आगे है। यहीं पर दिक्कत होता है बच्चा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा कंफ्यूज होना नहीं है, आपको जानना है कि नॉर्थ अमेरिका से कम पॉपुलेशन साउथ अमेरिका में है, लेकिन यूरोप पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। क्या बोला मैंने? यूरोप पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में महाद्वीप आधार पे देखें तो तीसरे नंबर पे है।
ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में 9.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एरिया ऑफ द वर्ल्ड, टोटल पॉपुलेशन बोलेंगे, एरिया क्या, टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड आर इन यूरोप। अब ओशिनिया में क्या है, मात्र 0.6%। आप अक्सर सुनते होंगे ऑस्ट्रेलिया वाला ऑफर करते रहता है दुनिया भर के लोगों को कि हमारे यहाँ आइए, हम आपको काम देंगे। न्यूजीलैंड वाला इनवाइट करता है कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको काम भी देंगे और सब कुछ देंगे। तो इसका रीजन क्या है कि उनके पास पॉपुलेशन क्या है, कम है। सो ओशिनिया में मात्र 0.6% पॉपुलेशन है और यूरोप में 9.4% पॉपुलेशन है। ये सारा जो परसेंटेज बताया वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताया। तो दोनों चीज़ें हमने आज इंट्रो के रूप में आपको एक्सप्लेन किया कि जो स्थल खंड है उसके प्रतिशत के आधार पर और फिर हमने जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर। अब इस हिसाब से अपना आज का जो कॉन्टिनेंट है ना, उस कॉन्टिनेंट के मुताबिक आप अपना क्लियर कर लीजिए नॉलेज। कॉन्टिनेंट के मुताबिक यदि देखें तो हम अभी कहाँ हैं, साउथ अमेरिका में। तो पहला 2 पॉइंट जो साउथ अमेरिका का आप अपने नोट्स में लिखेंगे, मैं बता दूं आप इस बार जो भी मैं आपको बता रहा हूं पूरी शिद्दत से बेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न के मुताबिक जितना बेस्ट से बेस्ट दिया जा सकता है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका कारण सिंपल सा है कि हमने पूरी शिद्दत से अपने सिस्टम को लॉन्च करने का ठान लिया है। देखिए, तो साउथ अमेरिका में हम थे और हमने कहा कि साउथ अमेरिका 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। और पॉपुलेशन की बात करें, यदि पॉपुलेशन में यदि देखें तो पॉपुलेशन में इनका नंबर आता है यूरोप के भी बाद, नॉर्थ अमेरिका के बाद। यानी एशिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड यूरोप, 4th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नॉर्थ अमेरिका एंड 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। ये 2 फैक्ट आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए यदि आप साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आएगा मैटर कि अब साउथ अमेरिका में कितने कंट्री हैं ये जानना है, कि अब इन कंट्रीज के कैपिटल क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कंट्री यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ कंट्री जो है यहां टोटल 14 कंट्री है। कितने कंट्री हैं, 14 कंट्री है यहां पे। और हाँ, टोटल 14 कंट्री है, ठीक है। हम थोड़ा अब इन 14 कंट्रीज में आपको 1 बाय 1 करके 14 कंट्रीज में 2 बातों को याद रखना है। एक तो पर्टिकुलर कंट्री को, उसके कैपिटल को, और कैपिटल के अलावा यदि कोई अदर फैक्ट है स्टैटिक, कहीं कहीं करेंसी का फैक्ट होता है, कहीं कहीं अदर फैक्ट होता है, तो यदि उन फैक्ट्स को भी आपको नोट करते जाना। देखो, डायग्राम बनाने मैंने सिखा दिया था पहले क्लास में कि आप एक बॉक्स बनाओ और बॉक्स बना करके वहां पे W बनाओ। मैंने डायग्राम बनाने सिखा दिया था आपको पहली क्लास में ही, ठीक है। अब ये ऐप की जो क्लास है तो इसमें एक बार हम फिर से दिखा देना चाहेंगे। सबसे पहले ऊपर मैंने कहा था कि आपको क्या लेना है, सर आपको इक्वेटर लेना है। इक्वेटर को यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, इक्वेटर आ गया। इक्वेटर के बाद आपको लेना है कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको आप मकर रेखा कहते हो, तो आपने मकर रेखा लेना है। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका ये 23.5 डिग्री साउथ है, जिसको हिंदी में मकर रेखा कहते हैं और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। हम दोनों लेके चल रहे हैं, हम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों लेके चल रहे हैं। 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री आपको दिख रहा है, ये इक्वेटर है, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में। ये 2 रेखाएं जो हैं किससे होके गुजरती है, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये दोनों गुजरती है किससे, दक्षिण अमेरिका से। एक बात और बताने वाली बात है जो आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी है उसमें
हम तीन रेखाओं पे बड़ा फोकस करते हैं। कौन कौन? जैसे ये अर्थ है, दिख रहा होगा, तो ये इक्वेटर, ये कर्क रेखा और एक आर्कटिक सर्किल है, तीन। और नीचे भी वैसे ही ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा और ये आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ है और आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ है और इक्वेटर 0 डिग्री है। और दोनों तरफ जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ को कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यानी हिंदी में बात करें तो विषुवत रेखा और कर्क रेखा और नीचे इस तरफ ये मकर रेखा, ऊपर वाला आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त है, नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के पास बात तो पूरा का पूरा क्या रहता है? बर्फ ही बर्फ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि साउथ अमेरिका से कौन दो लाइनें गुजरती है। सो इक्वेटर पास करता है साउथ अमेरिका से और कैप्रिकॉर्न पार करता है साउथ अमेरिका से। तो इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न दोनों पार करता है साउथ अमेरिका से। अब इसको हमने यहां देख लिया। अब यानी एक बात याद रखेंगे कि अंटार्कटिक सर्किल पार नहीं करता, यानी साउथ अमेरिका दक्षिण में 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, 50 डिग्री अक्षांश तक ही फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो वही लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पे आपको ध्यान देना है कि कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक है। एक आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है, इससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहता है आपके माइंड का। सो साउथ अमेरिका का स्टार्टिंग जो है वो 0 डिग्री से ऊपर से ही हो जाता है। इक्वेटर पर यहाँ पर आप पहले डब्ल्यू बनाते हैं, डब्ल्यू बनाने के बाद आप एक लोटे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, लोटे जैसा स्ट्रक्चर के बाद एक स्ट्रिप बनाते हैं, उस स्ट्रिप के बाद फिर से इक्वेटर आते हैं। इक्वेटर पे आने के बाद फिर आप मकर से पहले ही नीचे मुड़ जाते हैं और फिर बिल्कुल इस तरह से जो शिमला मिर्च वाला स्टाइल होता है नीचे तक जाते हैं और यहाँ आप बनाते हैं एक गल्फ और फिर गल्फ को इस तरह से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया है, जैसे ये अमेजन नदी है, तो अमेजन नदी का मुहाना है ये। ठीक है, अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और इसका मुहाना डब्लू के आकार का है और ये अपना मुहाना विषुवत रेखा के ऊपर बनाती है। ये सब के सब फैक्ट है जो आपको जानना है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के ऊपर अपना मुहाना बनाने वाली नदी अमेजन है और वो डब्लू आकार का मुहाना बनाती है। अब अमेजन के बाद हम आगे जाते हैं तो ये इधर इस तरफ जो सागर है इसको कैरिबियन, ठीक है, कैरिबियन सागर है इधर। ठीक है, और जो महासागर है इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर के नीचे इधर साउथ अटलांटिक। ठीक है, साउथ अटलांटिक, इस तरफ साउथ पैसिफिक और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पैसिफिक। तो चारों तरफ जो वाटर बॉडीज है उसको आपने देख लिया और 50 डिग्री के नीचे इधर सदर्न ओशियन बहता है तो वो देख लिया। ये जो गल्फ है इस गल्फ का नाम है रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा इसका। ठीक है, रियो डी ला प्लाटा, ला प्लाटा मतलब चांदी जैसी चमकने वाली नदी होती है, तो ये रियो डी ला प्लाटा है। अब जो हम ये देख रहे हैं अंदर की कंट्री, तो हमने देखा टोटल कंट्री कितने हैं? 14 देश हैं। कितने हैं? 14 देश हैं। ठीक है, अब ये 14 देश में कौन कौन सा देश है? लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है ब्राज़ील। लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? ब्राज़ील है। और ब्राज़ील या ब्राज़ीलियन रिपब्लिक, ठीक है, टोटल जो साउथ अमेरिका है उसमें इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक तो ये पूरे साउथ अमेरिका का टोटल एरिया जो है उसका 84 से ज़्यादा परसेंटेज इसी देश के पास है। तो ये जो आंकड़ा है जान लीजिएगा कि ब्राज़ील जो है पूरे साउथ अमेरिका के 14 देशों में से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और दुनिया का 5वां बड़ा देश है। दोनों फैक्ट जानना है। ठीक है, पहला फैक्ट आपको ये जानना है, ठीक है, कि ब्राज़ील जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है।
फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील, इस देश का नाम क्या है? ब्राजीलियन रिपब्लिक और ब्राजील, ठीक है। और इसके बारे में पहला फैक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है और लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में इससे बड़ा कोई देश नहीं है। पूरे साउथ अमेरिका का लगभग 84 प्लस यानी 84% से ज़्यादा एरिया इसी के पास है, इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जानना पड़ेगा आपको सारे फैक्ट, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। लार्जेस्ट कंट्री है और इसके पास ना एक और फैक्ट इसके पास है, इसकी कैपिटल जो है ब्राज़ीलिया है। कहाँ है कैपिटल? तो इसका कैपिटल ब्राज़ीलिया है, ठीक है। कैपिटल भी याद रखेंगे कि कैपिटल कहाँ है? ब्राज़ीलिया कैपिटल है, ब्राज़ीलिया कैपिटल है, ठीक है। ऐसा है, ये ब्राज़ीलिया कैपिटल है इसका। और लार्जेस्ट सिटी इसका साओ पाउलो है। साओ पाउलो जो है, साओ पाउलो ये ब्राज़ील का लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया में है और ये लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका है। और साथ में आपको ये भी जानना है कि दुनिया का ये 5वां लार्जेस्ट है। इसीलिए भारत इसके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रखता है। भारत जो है इसको अपने साथ हर एक लगभग अच्छे ग्रुप में रखा है। ब्रिक्स का नाम सुना है आपने? तो ब्रिक्स में ब्राज़ील भी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कंट्री में कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। अब हम बात कर लें, ब्राज़ील से आगे चलते हैं। ब्राज़ील में हमने कई बातें कर ली आपसे। लार्जेस्ट कंट्री इसका कौन है? साओ पाउलो है। और साथ ही साथ ब्राज़ील से रिलेटेड इसके कैपिटल को याद रखना है। और ब्राज़ील से रिलेटेड एक पॉइंट और जानना है कि ये इसमें एक पॉइंट ये वाला आपको याद रखना है कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील उसको उसके लिए टर्म आता है कि जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है वो ब्राज़ील में ही है, जिसको अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ब्राज़ील जो है यूनाइटेड स्टेट का भी मेंबर है, G20 का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है, ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर है, वन ऑफ द एक्टिव मेंबर है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि एरिया में लार्जर है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। फर्स्ट तो आपको पता है ना, रक्कू-बाई वाला कॉन्सेप्ट कि रसिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये क्रम यदि देखें तो रक्कू-बाई वाले क्रम में ये 5वें नंबर पे अपना, हाँ चलिए अब अगला चलते हैं नेक्स्ट। अब मैप बनाने भी बता दिया, लाइन डायग्राम भी बना दिया। अब थोड़ा यहाँ से चलते हैं। देखो ब्राज़ील का जो ग्रीन एरिया है ना, ग्रीन वाला एरिया ये ब्राज़ील का है। कैपिटल भी हमने बता दिया ब्राज़ीलिया है। ये है अमेजन फॉरेस्ट, W आकार का। और किस किस कंट्री को ब्राज़ील टच करता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राज़ील इनमें से किस देश को टच या किस देश की सीमा को टच नहीं करता। याद रखना एक देश है जिसका नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है? इक्वेडोर। इक्वेडोर एक गरीब विश्वतरेखीय देश है, इक्वेटोरियल कंट्री है। वो 14 देश है। टोटल कितने देश बताए मैंने? टोटल 14 कंट्री है। 14 में से 2 कंट्री ही ऐसी है, देख लो। एक ये क्या नाम है इसका? चाइल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? चाइल। हिंदी वाले हम छात्र जितने भी हैं हमारे, वो क्या बोलते हैं? चिली, ठीक है। चिली चाइल दोनों एक ही है। तो ओनली 2 कंट्रीज, चाइल एंड इक्वेडोर। चाइल एंड इक्वेडोर ये दोनों टच नहीं करता। एकदम बिल्कुल गांठ बांध लेना दिमाग में, ये दोनों टच नहीं करता, इक्वेडोर और चाइल। और बाकी जितने भी देश हैं 12 देश टच करते हैं। जैसे देखो फ्रेंच गुयाना टच करता है, ठीक है। सूरीनाम टच करता है, गुयाना टच करता है, वेनेजुएला टच कर रहा है, कोलंबिया भी टच कर रहा है, पेरू भी टच कर रहा है। पेरू की राजधानी बार बार पूछता है, लीमा, ठीक है। तो ये बोलिविया भी टच करता है और पराग्वे भी टच कर रहा है, यूरुग्वे भी टच कर रहा है और अर्जेंटीना भी टच कर रहा है। सो अर्जेंटीना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? ब्राजील के साथ। सो 12 देश टच करता है और बाकी 2 देश ब्राजील को नहीं टच करता। तो ये भी एक फैक्ट है, क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। कॉलोनीज के नाम पे देखें तो एक फ्रेंच गुयाना जो है ये फ्रांस की कॉलोनी है, नो डाउट।
फ्रांस की कॉलोनी है। और एक देश है, छोटा सा आइलैंड है, फॉकलैंड। फॉकलैंड जो है FALK, फॉकलैंड, ये जो आइलैंड्स है ये ब्रिटेन के कब्जे में है। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के लोग आजाद होने के लिए, ब्रिटेन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, यूके के कब्जे में है। तो ये दो ओवरसीज कॉलोनी ऑफ, वन ऑफ ओवरसीज कॉलोनी ऑफ फ्रांस है और ये ओवरसीज कॉलोनी ऑफ यूके है। बाकी वाला रीजंस आपके पास सामने क्लियर है। सारे देश के बारे में हमने पिछले क्लास में थोड़े पॉइंट्स बताए थे। अभी ऐप पे आप आए हो इतना मेहनत करके, हम चाहते हैं कि आपको अधिकतम से अधिकतम जानकारी मिले, कोई क्वेश्चन ना छूटे, एक भी नहीं, ठीक है। इतनी जानकारी, अटलांटिक ओशियन का लोकेशन एक बार देख लो, पैसिफिक का भी लोकेशन देख लो आप, और इधर कैरेबियन सी का लोकेशन देखो, और ऊपर वो नॉर्थ अटलांटिक है, नीचे साउथ अटलांटिक है, उसी तरह ऊपर पैसिफिक, साउथ नॉर्थ पैसिफिक, इधर साउथ पैसिफिक है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि इंट्रो क्लियर हो गया, सारे देशों की जानकारी भी हो गई, लोकेशन भी देख लिया कि कोलंबिया से पनामा कहाँ टच करता है। देखो ये एरिया है, पनामा टच करता है। यहाँ जो ये झील है, यही वो झील है जिसको आप माराकाइबो झील कहते हो। माराकाइबो झील भी आपने देख लिया, सारा लोकेशन क्लियर। अब आगे इसी में हम स्लाइड के माध्यम से हर चीज को थोड़ा विजुअलाइज करवाएं और चीजों को सोचने के लिए भी आप पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश होगी। जैसे एक फैक्ट था, इक्वेटर पासेस फ्रॉम व्हिच कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। क्वेश्चन आ सकता है कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से होके पास करती है, ठीक है। कंट्रीज की जो ज्योग्राफी है वो हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसको भी समझेंगे। तो आप सोचिए कि जो इक्वेटर है उस पर पूरा क्लाइमेट डिपेंड करता है साहब। किसी भी देश का क्लाइमेट जो है किस पे डिपेंड करता है, इक्वेटर से उसकी कितनी दूरी है, विषुवत रेखा से वो कितना दूर है, इस पर ही उस देश की जनसंख्या और सॉरी जलवायु, पूरी तरह जनसंख्या भी जलवायु भी सब कुछ डिपेंड करता है। तो अब हम बात करें कि कौन कौन से देश से इक्वेटर गुजरता है और कौन कौन से देश से कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। जब मैप को देखेंगे ना, मैप में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपको। मैप आपके घर पे लगा है, कभी कभी 10-15 मिनट का समय निकालिए, निहारिए प्यार से मैप को, क्योंकि जितना उसको निहारेंगे उतने माइंड में आपके फैक्ट्स जो हैं रिवीजन होते जाएंगे। तो आज आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप साउथ अमेरिका को निहारो, ठीक है। चलो अगला हम देख लें कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरता है, यही ना। तो इक्वेटर गुजरता है ब्राजील से होके, तो गुजरता ही गुजरता है, कंफर्म है, ठीक है, ब्राजील से गुजरता है। और ब्राजील के अलावा, इसका आंसर आपको बना के रिवाइज करना है, ठीक है, पूरे ध्यान से उसको समझना है, देखना है। तो हम आपको ना कंट्री की एक लाइनिंग बना के भी दिखाएंगे, इससे क्या होगा कि वो माइंड में रह जाएगा लंबे समय तक, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप हमने सबसे पहले लाया था। पॉलिटिकल मैप में हमने आपको बताना है कि ये जो डब्ल्यू वाला रीजन है, डब्ल्यू वाला रीजन, इससे पास करता है कौन, इक्वेटर। हम लाल लाइन ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखे। तो डब्ल्यू वाले लाइन से इक्वेटर पास करता है। आप कंट्री देख लेना, ठीक है। या लाइन और थोड़ा पतला लूँ क्या साहब, लाइन पतला ले लेता हूँ ताकि आप एकदम, ये देखो यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक सीधी लकीर को हम खींच के इसके इस 0 से मिला दे रहे हैं। अब खुद देख लो, सबसे पहले किससे पास कर रहा है, ब्राजील से। सबसे ज़्यादा विषुवत रेखीय विस्तार किस में मिलता है, ब्राजील में। उसके बाद किससे पास कर रहा है, कोलंबिया से। कोलंबिया के बाद किससे पास कर रहा है, इक्वेडोर से। तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 ऐसे देश हैं जिससे विषुवत रेखा सीधा का सीधा पार होता है। थोड़ा सा पेरू हल्का सा टच करता है इसको, इक्वेटर को। तो टचिंग एंड पासिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। और विषुवत रेखा की यदि बात की जाए कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से टच करता है, तो मैंने जानबूझ के डायग्राम बना के दिखा दिया आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इक्वेटर जो है
कुल टोटल कितने देश से पास कर रहा है ये भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ कंट्रीज भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको 3 देश आपने देखा, कौन कौन सा देश? एक है इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, यही 3 देश हैं। और टच किसको कर रहा है? थोड़ा सा हल्का सा टच करता है, किसको? वो पेरू को हल्का सा टच करके गुजरता है, पेरू को टच करके गुजरता है। आपको हम जल्दी ही ये चीज़ों को ना और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे कि आप उसको समझें, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि यदि हमसे ये पूछा जाए कि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन देशों से गुजरती है, तो कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री को आप पुकारते हो, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। तो जब 23.5 डिग्री साउथ आप बनाएंगे साहब, तो वो कौन कौन से देश से गुजरेगा 23.5 डिग्री, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में कौन से 3 देश हैं जिससे गुजरता है इक्वेटर? वो इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। इस टू वेस्ट याद रखिएगा। और यदि हम कैप्रिकॉर्न की बात कर लें तो कैप्रिकॉर्न गुजरता है, सबसे पहले देख लेते हैं, अर्जेंटीना वाला जो रीजन है वहाँ से गुजरेगा। अर्जेंटीना में तो होगा ये 20 है या 30 है, तो यहाँ हम एक लाइन ले लेते हैं जो 20-23, तो यहाँ से ये लाइन चलेगा और ये 20 है, ये 23, पूरा नीचे और आ सकता है, ठीक है। अब देख लो कैप्रिकॉर्न पे मकर रेखा, इस याद रखने का तरीका सिंपल है कि आप मैप पे इसको बार बार देखो, मैप पे जितनी बार देखोगे उतनी ज़्यादा आपको याद रहेगा ये कंट्री, ठीक है। मकर रेखा अर्जेंटीना से गुजरता है, ठीक है, और अर्जेंटीना के अलावा चिली से भी गुजरता है, और चिली पेरू से भी गुजरता है। तो सब देश का ना नाम एक बार लिख लीजिए और उसको आपको देखना है मैप में, और मैप में देख के उसको रिवीजन करना है। तो टोटल नंबर भी याद रखिए, 4 देश। इक्वेटर कितने देश? 3 देश, तो कहीं लिख लो साहब 3 देश। और मकर कितने देश? 4 देश। 4 देशों से मकर गुजरती है, 3 देशों से इक्वेटर गुजरता है। ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील एंड सी फॉर कोलंबिया और ई फॉर इक्वेडोर, BCE, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेडोर से इक्वेटर गुजरता है। और मकर 4 देशों से गुजरता है। कौन कौन सा देश? तो एक तो ब्राज़ील है, दूसरा पराग्वे है, तीसरा अर्जेंटीना है और चौथा चाइल है। चौथा क्या है? चाइल, ठीक है। तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चाइल, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चाइल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। बहुत बच्चा ना मैप जो आजकल मार्केट में देखता है बच्चा, हमने कई बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है कि सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है बोलीविया से भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है फलनवा से भी जा रहा है। नहीं, ना फलनवा से जा रहा है ना चिलनवा से जा रहा है। BPAC याद रखना है, ठीक है। B फॉर ब्राज़ील, P फॉर पराग्वे, A फॉर अर्जेंटीना, C फॉर चाइल, C फॉर चाइल, ठीक है। बाप और चाचा से हो जाएगा मैटर, बाप चाचा। B फॉर ब्राज़ील, P फॉर पराग्वे और A फॉर अर्जेंटीना और CH फॉर चाइल, 4 देशों से। तो ये क्वेश्चंस लग रहे हैं ऐसे कि हम अभी विषुवत रेखा और चाइल मकर रेखा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है ना, और जब गलत होता है वहाँ पे तो बड़ा पछतावा होता है इसी तरह के क्वेश्चंस में। तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। हमने कंट्री देख ली, कंट्री में सबका अभी हम कैपिटल भी 1 बाय 1 करके आपको बता देते हैं किसका कैपिटल कहाँ है। जैसे ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया बताया, 14 कंट्री है, 14 कंट्री का आपको कैपिटल बता देते हैं। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, ब्राज़ील में भी सबसे बड़ा शहर साओ पोलो, वही साओ पोलो। तो याद रखना है आपको ये सारे फैक्ट्स जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब ना हम आपसे बात करेंगे 1 बाय 1 करके इसकी जो कंट्री है उन कंट्रीज़ के बारे में, कि कौन कौन सी जितनी भी कंट्रीज़ के कैपिटल के बारे में, कि किस कंट्री का कैपिटल क्या है, ठीक है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कंट्री हमारे पास 14 है।
वन बाय वन के करके इसका कैपिटल देख लो। ब्राजील की कैपिटल कहाँ है साहब? ब्राजीलिया, याद रहेगा ना, ब्राजील की कैपिटल कहाँ है? ब्राजीलिया, ठीक है। ब्राजील के बाद हम एक एक करके चलते हैं ऊपर। फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना कोई कंट्री नहीं है। फ्रेंच गुयाना क्या है? फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस का एक कॉलोनी है। तो फ्रांस की कॉलोनी होने के कारण हम उसको एज ए कंट्री नहीं मानते, ठीक है। रही बात गुयाना की, तो गुयाना जो है ये कंट्री है और फ्री कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। याद रखिएगा, जो गुयाना है, गुयाना की कैपिटल कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है। ये गुयाना का जॉर्ज टाउन कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, फ्रेंच गुयाना फ्रांस की कॉलोनी है, और जो गुयाना है उसकी कैपिटल कहाँ है? जॉर्ज टाउन है। और यदि हम उसके बीच एक और कंट्री है ना, सूरीनाम, सूरीनाम को देख लें तो सूरीनाम की कैपिटल कहाँ है? सूरीनाम जो कंट्री है इसका कैपिटल जो है, याद रखना है हर एक कंट्री का कैपिटल आपको। सूरीनाम का कैपिटल थोड़ा डिफरेंट नाम है, याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, ध्यान रखिएगा। सूरीनाम गुयाना का ही कभी पार्ट हुआ करता था, और जब वहाँ पे आंदोलन हुआ तो वहाँ के जो डच थे शासक और कुछ फ्रेंच थे, उनको इन्होंने खदेड़ा, और खदेड़ने के बाद इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र देश बनाई। हम जानबूझ के आपको बता रहे हैं, नाम थोड़ा सा अलग है, नाम है पारामारिबो। पारामारिबो, ये नहीं पूछेगा, चांस कम है पूछे जाने का। पारामारिबो पहले ये डचों के अंदर था, कैपिटल डचों के कैप्चर में था। डचों के कैप्चर से छूट के ये आज़ाद देश बना। नाम क्या था? सूरीनाम, और राजधानी क्या है? पारामारिबो। जॉर्ज टाउन किसका था? वो था गुयाना का। ब्राज़ील का क्या था? ब्राज़ीलिया। वन बाय वन सबकी कैपिटल को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की बात करें यदि, तो अगला है वेनेजुएला, ठीक है। सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, ब्राज़ील हो गया। तो अब वेनेजुएला की बात करते हैं। वेनेजुएला काफ़ी फेमस रहा है कंट्री। तो वेनेजुएला जो है बहुत ही फेमस कंट्री है, और इसका कैपिटल जो है काराकास है। काराकास हमेशा न्यूज़ में रहता है। एक बार काराकास के बारे में जान लीजिए। एकदम बॉर्डर पे स्थित टाउन है, एकदम मतलब कोस्ट पे, कोस्टल टाउन है। और काराकास में एक बहुत बड़ा समिट हुआ था रिसेंटली, यूएन का समिट हुआ था काराकास में। तो हाल में न्यूज़ में था काराकास, इसीलिए काराकास पूछ सकता है, क्योंकि काराकास में अभी रिसेंटली यूएन का जो पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन, उनका बैठक हुआ था काराकास में। अगले मैटर पे बात करते हैं। पहले जो वेनेजुएला था स्पेन का एक कॉलोनी था, स्पेन के कब्जे में था वेनेजुएला। आज वेनेजुएला आज़ाद है, कैपिटल काराकास है, याद रखिएगा सबका कैपिटल हम पूछेंगे आपसे। वेनेजुएला के बाद कौन सा देश आता है साहब? कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया जो कंट्री है गरीब देश है, सेंट्रल अमेरिका से कनेक्ट होता है, और कैपिटल है इसका बोगोटा। बोगोटा इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार बोगोटा, तो बोगोटा याद रखेंगे। बोगोटा कैपिटल है कोलंबिया की, ठीक है। कोलंबिया के बाद कौन सा देश आता है? इक्वेडोर, सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेडोर। गरीब देश, स्मगलर देश, चरस, अफीम और हेरोइन बनाने वाला देश, और कैपिटल क्वीटो। बताया था एकमात्र ऐसा देश जिसकी राजधानी इक्वेटर के ऊपर बनी हुई है, यानी क्वीटो एक ऐसा देश है, क्वीटो एक ऐसा शहर है जो इक्वेटर के ऊपर ही स्थित है, क्वीटो। तो क्वीटो भी कोस्टल टाउन है और इक्वेडोर की कैपिटल है। और इक्वेडोर एक पुअर कंट्री है, साउथ अमेरिका की बिल्कुल पुअर कंट्री, जिसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग एंड अदर थिंग पे। हम इक्वेडोर के बाद बात करेंगे। इक्वेडोर से जस्ट सटा हुआ कंट्री है पेरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और पेरू की कैपिटल आपको पहले ही बता चुका मैंने, लीमा इसकी कैपिटल है, लीमा याद रखिएगा। और पेरू जो है कई कारणों से फेमस है पेरू। वहाँ पे पहले अभी भी पेरू में एक है फास्फोरस प्रोडक्शन का एक गजब ही तरीका अपनाते हैं पेरू के लोग। वहाँ एक पक्षी होती है गुयानो बर्ड के बीट से वो फास्फोरस बनाने के लिए फेमस हैं
पेरू। तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कैपिटल और को ध्यान रखिएगा। बोगाटो पूछा गया है, काराकास भी पूछा गया है किसी किसी एग्जाम में, पेरू का लीमा भी पूछा गया है। तो लगभग 2-4 कंट्री और बचता है, वो भी कर लेते हैं। पेरू के बाद आता है नंबर चाइल का। चाइल मैंने बताया था आपको, कोस्टल टाउन में सबसे ज़्यादा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसी का है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होने के कारण इसकी अक्सर चर्चा होती है। ठीक है, रूस की तरह ये भी एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंट्री है लैटिट्यूड वे में। ठीक है, देशांतर ज़्यादा नहीं गुजरते, अक्षांश ज़्यादा गुजरते हैं इनसे। इसकी कैपिटल सैंटियागो है, याद रखना, सैंटियागो चिली की कैपिटल है। और अकांकागुआ जो माउंटेन का पिक है ना, वही सैंटियागो के पास ही है। तो सैंटियागो कैपिटल है। पिछले क्लास में बोला था मैंने कि एक बार रिवाइज कर दूंगा जितने भी कैपिटल हैं, इसलिए मैं आज अलग से रिवाइज कर दे रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूंगा। तो याद रखना, ये हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, और अब हम बात करेंगे किसकी? बोलीविया। लैंडलॉक कंट्री, वाटर क्राइसिस वाली कंट्री, टिटिकाका झील पेरू के साथ शेयर करने वाला कंट्री। और कैपिटल कौन है? इसकी कैपिटल जो है वो है सुक्रे। ठीक है, SUCRE, सुक्रे इसकी कैपिटल है। और ड्राइस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका है। यहाँ वाटर टेबल जो है बहुत नीचे है, तो ज़मीन का पानी नहीं मिलता, और वाटर के लिए ये डिपेंड करते हैं किन पे? टिटिकाका झील पे। एक और बात मैं कर लूँ, दूसरी जो अगली कंट्री है उसकी, चाइल की बात भी कर ली, बोलीविया की बात कर ली। बोलीविया फेमस है अपने वाटर वॉर के लिए, जाना जाता है बोलीविया। ठीक है, और बोलीविया में NCERT में इसके वाटर वॉर की कहानी भी है। चाइल और बोलीविया के बाद आपके पास आता है एक देश, अर्जेंटीना। ब्राजील को यदि कोई बराबर का टक्कर देता है पूरे साउथ अमेरिका में, जिन दो लोगों में टसन है, वो टसन जो है वो इसी में है, ब्राजील और अर्जेंटीना में। कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, बहुत अच्छा बंदरगाह है, और रियो डी ला प्लाटा में स्थित ये कैपिटल है, नाम है ब्यूनस आयर्स। रिसेंटली वहाँ G17 विकासशील देशों का संगठन G20 जो है, और एक G8 है। तो विकासशील देशों का जो संगठन है ना, उसका बैठक वहाँ भी हुआ था, ब्यूनस आयर्स में विकासशील देशों का बैठक हुआ था। और जो विकसित देश हैं उनका बैठक वहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना है, अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। बहुत बेहतरीन सिटी है और फेमस है। अर्जेंटीना किस लिए फेमस है, पहले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया भी था, पहली क्लास में। अब हम बात करते हैं दो ऐसे देश का जो उनका नाम नदियों के नाम पे है। एक देश का नाम क्या है? पराग्वे। एक देश का नाम क्या है? यूरुग्वे। तो पराग्वे जो है उसकी जो कैपिटल है वो है असुनसियन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरू लीमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असुनसियन। और जो यूरुग्वे है, पराग्वे लैंडलॉक कंट्री है, जैसे बोलीविया लैंडलॉक है वैसे पराग्वे लैंडलॉक है। यूरुग्वे जो है ये भी नदी पे बसा हुआ देश है, और यूरुग्वे की जो कैपिटल है वो है मोंटेविडियो। ये मोंटेविडियो ब्यूनस आयर्स आमने सामने है। रियो डी ला प्लाटा के एक कोस्ट पे, यानी साउथ कोस्ट पे ब्यूनस आयर्स है, तो नॉर्थ कोस्ट पे क्या है? मोंटेविडियो है। तो रियो डी ला प्लाटा एक बेहतरीन जगह है, जहां जहाज पर आप यदि होंगे तो आपके एक तरफ अर्जेंटीना नाम का देश होगा, दूसरी तरफ आपके उरुग्वे नाम का देश होगा, और जहां एकदम कोना होगा वहां ब्राजील नाम का देश होगा पास में। तो ब्राजील का भी कुछ एरिया आपको वहां से दिख जाएगा, मतलब उसमें एंटर करते समय, और यूरुग्वे और साथ में अर्जेंटीना। तो इसका कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, मोंटेविडियो। ठीक है, उसके बाद जो देश हैं, लगभग सारे देश की चर्चा हमने आपसे कर दी। एक आइलैंड कंट्री है, उसका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। छोटा सा देश, सूरीनाम के जस्ट बगल में है। बिहार और यूपी के लोग भरे हुए हैं, बिहारी सबसे ज़्यादा है ट्रिनिडाड टोबैगो में। उसका कैपिटल जो है पोर्ट ऑफ स्पेन है, और वो बिहारियों और यूपी वालों का देश है, भोजपुरी वहाँ चलता है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कुछ दिन पहले कमला प्रसाद विशेषर आई हुई थी, ट्रिनिडाड टोबैगो की राष्ट्रपति। नाम देख के ही आपको लग रहा होगा कमला प्रसाद विशेषर, बिल्कुल नहीं लग रहा, विशेषर यानी भारतीय नाम लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो हमने आपसे जिक्र किया, ये सारा फैक्ट किस में आता है? साउथ अमेरिका के कंट्री से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ एरिया से रिलेटेड फैक्ट आपके साथ चर्चा किया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं तेजी से बोल देता हूं। इक्वेटर पासेस फ्रॉम विच कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका? नाउ यू नो है,
अबाउट इट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम 4 कंट्री, हम चारों कंट्री का नाम आपको बता दिया था, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड नियर टू इक्वेटर, क्वीटो। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक कौन सा है, तो ब्यूनस आयर्स है। और ब्यूनस आयर्स के अलावा कौन सा है, तो मॉन्टेविडियो है। यही सारे सिटीज हैं आसपास। अब यदि इन ज्योग्राफिकल डिवीजन करें तो एक ईस्टर्न रीजन आता है और दूसरा आता है वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन में एंडीज है, ईस्टर्न रीजन में जो है कुछ पठार है कुछ एरियाज में, और डार्क फॉरेस्ट है, पूरा डीप फॉरेस्ट है, अमेजन। और थोड़ा सा घास का मैदान आता है, पराना पराग्वे। तो पराना पराग्वे के बीच जो घास का मैदान है, इस घास के मैदान को हम पंपास घास का मैदान कहते हैं। तो पंपास घास का मैदान, पराना पराग्वे, इन दो नदियों के द्वारा सींचा हुआ है, तो इसको पराना पराग्वे रीजन, पराना और पराग्वे दोनों नदी है, और उरुग्वे 3 नदी है, तो 3 नदियों वाला क्षेत्र है। तो टोटल साउथ अमेरिका को 3 ज्योग्राफिकल पार्ट में बांटते हैं। और आगे ले चलता हूं फटाफट। अब जो टोटल एंडीज है, एंडीज ना बिल्कुल वाटरमैन का जो हथियार है ना, 3 वाला ऊपर और नीचे एगो डंडा, ऐसा ही एंडीज है। एंडीज इधर 3 भाग में बटा है। कौन कौन, वेस्टर्न कार्डिलेरा, सेंट्रल कार्डिलेरा और ईस्टर्न कार्डिलेरा। और उसके बाद नीचे एक साथ एक हो जाता है। इधर देखेंगे ना आप, ये वाला रीजन वॉल्केनिक रीजन है, क्योंकि यहां नजका है। पहली क्लास में हमने नजका के बारे में बताया था कि नजका एक ओशियनिक प्लेट है, और इसी ओशियनिक प्लेट के कारण यहाँ पे ये जो रीजन है वॉल्केनिक रीजन है। और वॉल्केनिक रीजन होने के कारण यहाँ माउंट कोटोपैक्सी है सबसे ऊपर, उसके नीचे माउंट चिम्बोराजो है, उसके नीचे कोटोपैक्सी के नीचे माउंट चिम्बोराजो है, चिम्बोराजो के नीचे एकांकागुआ है, एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। चलो आगे चलते हैं। अब देख लो तुम, ये पूरा का पूरा जो बीच वाला रीजन है, मतलब पूरे एंडीज के बीच में बोलिवियन प्लेटू है, और बोलिवियन प्लेटू के अलावा इस रीजन में ये अटाकामा डेजर्ट है। इधर लेक पुप्पू है, लेक पुप्पू है, इधर लेक टिटिकाका है। झीलों की भी स्थिति पता होना चाहिए कि लेक पुप्पू कहाँ है और लेक टिटिकाका। ब्राजीलियन प्लेटू कैसा प्लेटू है, 2 पहाड़ियों के बीच में जो प्लेटू होता है उसको अंतः पर्वतीय पठार या इंटरमॉन्टेरियल प्लेटू कहते हैं। तो ये ब्राजीलियन प्लेटू है, लेक टिटिकाका है, लेक पोपो है, और इधर लेक ये अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट ज्योग्राफी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे हम आपको, अटाकामा डेजर्ट। आगे चलकर लोकेशन याद रखिएगा। यदि हम प्लेटूज को देखें तो साउथ अमेरिका में एक प्लेटू है, एक पठार है, जिस पठार का नाम है आपका प्लेटू ऑफ बारबारोमा। बड़ा रहस्यमय प्लेटू है, इसका ओरिजिन जो है एक रहस्य है, अभी तक पता नहीं चला कैसे जन्मा ये। बारबारोमा प्लेटू है, गुयाना का पठार है, ब्राजील का पठार तो आपने अभी देखा ही था कि पर्वतों के बीच में ब्राजील का पठार है, और माटो ग्रासो का पठार है, और अब माटो ग्रासो के बाद ब्राजीलियन हाईलैंड है। पठार और हाईलैंड लगभग सेम होता है, थोड़ा अंतर होता है कि ब्राजील हाईलैंड ज्यादा ऊंचा नहीं होता, उसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, और वहां एग्रीकल्चरल पॉसिबिलिटीज होता है। सो ब्राजीलियन हाईलैंड जहां कंपास नाम का घास का मैदान है, बारबारोमा प्लेटू जहां क्राकाटाओ नाम का घास का मैदान है, और गुआना हाईलैंड जहां लानोस नाम का घास का मैदान है। माटो ग्रासो तो जानते ही हैं। ये सब प्लेटूज और ग्रासलैंड्स हैं। 1 बाय 1 करके इन जो ये सारे के सारे हाईलैंड हैं, इन हाईलैंड्स को समझते हैं कि इन हाईलैंड्स में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, मतलब कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये भी देखता जा रहा हूं कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो पूरे फ्रेम में प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी है मेरा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मास्टर फ्लो में रिकॉर्डिंग कर देता है, कभी माइक नहीं चल रहा होता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि माइक जो है ऑफ रह गया। तो वंस आई शुड चेक ऑल्सो, सो चेक कर लिया, परफेक्ट है। गुयाना हाईलैंड में क्रेटन मिलता है, अबेंडेंस ऑफ रैन का इसका खासियत है। ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट भी इस यहाँ मिलता है, गोल्ड मिलता है, इन पे फोकस कीजिएगा। गुयाना हाईलैंड में गोल्ड, इसीलिए वेनेजुएला और गुयाना में गोल्ड। डायमंड मिलता है, आयरन और लौह अयस्क मिलता है, और यहाँ पे एंजल नाम का एक जलप्रपात है जो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन आ सकता है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, एंजल जलप्रपात है, और कैरिनो नदी पर है। और कैरिनो नदी जो है वो नदी, कैरिनो छोटी सी नदी है जो गुयाना के पठार से नीचे उतरती है, बहुत ऊंची, लगभग 190 से ज्यादा फीट ऊंची होगी, काफी ऊंची है, ऊंचाई और ज्यादा होगी।
तो एंजल फॉल लार्ज वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर बनता है? कैरोनी नदी पर बनता है। माटो ग्रासो का पठार जो है, ये पठार भी गोल्ड और गोल्ड के यहाँ पे गोल्ड और डायमंड निकाला जाता है, इससे गोल्ड और डायमंड का रिजर्व है। और ये जो प्लेटू है, इरोजनल प्लेटू है, यहाँ सवाना टाइप घास का मैदान मिलता है और यहाँ पे पशुपालन होता है। बारबारोमा का पठार ब्राजील का पठार है। ये यहाँ वर्षा कम होती है और कटीली झाड़ियाँ मिलती है, ना कोई खनिज मिलता है, ना कृषि होती है, बेकार बकवास प्लेटू है। ब्राजीलियन हाईलैंड जो है ये लावा प्लेटू है और यहाँ पे बहुत सारे खनिज हैं, जैसे मिनास गैरिस रीजन में आयरन और गोल्ड मिलता है। तो आयरन और गोल्ड जहाँ मिलता है ब्राजीलियन प्लेटू में, उस जगह का नाम है मिनास और गैरिस। ये दो क्षेत्र है, मिनास और गैरिस। इन दोनों क्षेत्रों में क्या मिलता है? आयरन मिलता है और गोल्ड मिलता है। आगे चलते हैं। अब घास के मैदान में आपने एक एक करके सारे घास के मैदानों को आइडेंटिफाई करना है। सबसे ऊपर वेनेजुएला के पास ये देखो माराकाइबो झील है, इस झील के पास लाइनोस है। और लाइनोस के बाद ये अमेजन का जंगल है जिसको कहते हैं सेल्वास, पहले वाली क्लास में सेल्वास बताया था। उसके बाद ये कटिंगा है, छोटा घास का मैदान, कटीला घास का मैदान। कटिंगा के बाद ये पूरे रीजन में कैंपास है और ये सेराटाओ है। तो सीक्वेंस में सजाने आ जाए तो लाइनोस के बाद सेल्वास, सेल्वास के बाद कटिंगा, कटिंगा के बाद कैंपास, कैंपास के बाद सेराटाओ। यदि पूरब से पश्चिम हम जा रहे हैं तो पूरब से पश्चिम में, पूरब में सेराटाओ, कटीला मैदान, कैंपास थोड़ा सा उपजाऊ, कटिंगा झाड़ पात, और सेल्वास अमेजन का घनघोर फॉरेस्ट, और लाइनोस ये भी थोड़ा मोड़ा उपजाऊ। तो ये सब के सब जो हैं लाल रंग वाले ये उष्ण कटिबंधीय मैदान है, सॉरी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये कहे जाते हैं। और बहुत उपजाऊ नहीं होते हैं और ज़्यादातर जो है इसको बहुत टिपिकल होता है यहाँ खेती करना, या तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है या वर्षा होती ही नहीं है। जैसे बारबारोमा और सेराटाओ वर्षा होती ही नहीं, और सेल्वास में इतनी वर्षा क्या बताएं, दोपहर के बाद 3 बजे से शुरू हो गया वर्षा। तो रोज वर्षा के कारण जंगल झाड़ इतना उग जाता है, खेती दिक्कत से होता है। शक्ल देख लो, सब घास के मैदान का। लाइनोस कुछ इस तरह दिखता है, बिल्कुल बेरंग सा, और जबकि सेल्वास हरा हरा दिखता है। ठीक है, सेल्वास जो है डार्क ग्रीन दिखता है, जमीन नहीं दिखती। देख लोगे ना तो तसल्ली रहेगा कि हमने सेल्वास देखा है। तुमने सेल्वास पढ़ा है, हमने सेल्वास देखा है। सेल्वास यानी अमेजन का जंगल, सेल्वास यानी दुनिया का लंग्स, फेफड़ा, दुनिया का फेफड़ा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला अमेजन फॉरेस्ट, इतना घना कि जमीन ना दिखे। और ये इतना कटीला मरेला सा लाइनोस किसी कर्म का नहीं, जहां पे एकदम सुअर लोटे। ठीक है, सुअर लोटने वाला मैदान। अगला देखते हैं, अगले पॉइंट पे, अगले को भी देख लो। ये है कटिंगा, बिल्कुल कटिंगा पतंगा झंगा, मतलब कटीला मैदान वाला एरिया। और ये है कैंपास, थोड़ा बहुत खेती आपको दिख रहा होगा, पशु घास अनाज उपजता दिख रहा होगा, लेकिन उतना उपजाऊ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट ये है सेराटाओ, शक्ल देख के ही समझ में आ गया होगा। ड्राई है, स्क्रबलैंड है, स्पार्सली है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है क्योंकि कटीली झाड़ियाँ हैं। अब आते हैं पराना पराग्वे रीजन में। पराना पराग्वे रीजन में दलदल मिलता है और उस दलदल को कहते हैं ग्रैंड चाको। अब मन में यदि ख्याल आ जाए कि व्हाट आर दी ग्रैंड चाको, सो ग्रैंड चाको आर दलदल, मर्सी एरिया है, एंडीज से पानी उतरता है और वहाँ की मिट्टी थोड़ी दलदली है, वो पानी थोड़ा अपने पास एब्जॉर्ब करती है। ग्रैंड चाको एक तरीके का दलदली एरिया है। पंपास जो है ये घास का मैदान है, और एंट्रे रियोस जो है रियो डी ला प्लाटा के पास वाला उपजाऊ जमीन है एंट्रे रियोस। तो एंट्रे रियोस नदियों के बीच की जमीन है, पंपास यानी घास का मैदान, ये तीनों के तीनों को माना जाता है शीतोष्ण घास के मैदान का क्षेत्र। लेकिन इसमें जो सबसे मेन है वो पंपास है। ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड के रीजन में आता है। और 2 मरुस्थल है इसके पास। एक मरुस्थल पेंटागोनिया का पठारी भाग है, ये कोल्ड मरुस्थल में आता है, शीत मरुस्थल में आता है, कोल्ड डेजर्ट में आता है।
ठीक है। और एक मरुस्थल यहाँ है किनारे किनारे, अटाकामा, जो ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन है? अटाकामा। और कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन? कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे, कोल्डेस्ट नहीं, वो पेंटागोनिया। ये था साहब दक्षिण। अब आपने ये भी देख लिया ग्रांड चाको, दलदली एरिया, इसमें पांव रखने का, लेकिन सावधानी से। लेकिन खेती भी कुछ कुछ होती है दलदली जमीन में, जो अच्छा है। एंट्रोरायस नदी के किनारे वाला एरिया होता है, नदी का पानी साफ देख सकते हो। ये है पंपास, भरपूर उत्पादन, गेहूं का खूब उपज, और जो घास है वो ये अल्फा अल्फा घास उगता है यहाँ पे। और भेड़ पालन होता है, सुअर पालन होता है, मवेशी पालन होता है, लाइव स्टॉक रेंचिंग होता है। पेंटागोनिया इज जस्ट लाइक अ कोल्ड डेजर्ट लाइक लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख का मजा लेना है विदेशों में तो आप बेझिझक घूमने चले जाओ। सिंगल वेजिटेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बैरन रॉक्स है, नंगी चट्टान है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिखा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पढ़ रहे थे, जहाँ भी पढ़ रहे थे, साहब का दबाव रहता था तो वहाँ दिखाने की आज़ादी नहीं थी। मैं स्वतंत्र नहीं था, कलम बंधा था ना, तो मैं सिर्फ लिखा रहा था। लिखाने में और दिखाने में फ़र्क होता है ना, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, लिखा हुआ लिखले रह जाता है, ठीक है। अब दबाव देंगे साहब कि लिखाइए तो लिखा देंगे पूरा, लेकिन यदि दिखा देंगे तो लिखा देंगे से ज़्यादा काम कौन करेगा? दिखा देंगे। अब तो कॉपी में ताजमहल लिखने छो, हमें ताजमहल देखने चाहिए, फर्क नहीं होते, ज़्यादा याद केकरा रहते। हाँ बात सही है। तो हम दिखा इसीलिए दे रहे हैं हर टॉपिक को कि तुमको ना याद रहे कि पंपास हम देखे तेरे, घास हो रहा था खूब, गेहूं उग रहा था वहां पे, अल्फा अल्फा घास का मैदान का तुम नाम सुना, हम घास देखे, मतलब ओरिजिनल में नहीं देखे, लेकिन ये सब फटवा ओरिजिनल है। टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये रेन सेटो डेजर्ट एरियाज है, ठीक है। अगला ले चलते हैं। साउथ अमेरिका में नदी कहते हैं, कौन कौन नदी? नदी है, बहुत है नदी। हम मेन नदी को मैप पे दिखा देते हैं, आप उतना माथा भारी मत करना, 4-5 को नदी याद रखना है। एगो नदी है अमेजन, अक्सर बीपीएससी यूपीएससी सब यह करता है, अमेजन नदी का सहायक नदी पूछ लेता है, पोपट होने का पूरा चांस होता है वहां पे। अमेजन तो याद हो गया कि ये डब्लू नाम आकार का अंदर धसल का है, बाकी सब नदी के उभरा हुआ होता है। बाकी नदियों का क्या होता है कि वो बाहर डेल्टा बाहर तक निकालती है, इसका डेल्टा अंदर क्यों धसा है? पिछला क्लास में बताए थे कि इसकी जुड़वा नदी नीचे बहती है 3-4 किलोमीटर नीचे, उसका नाम है हमजा, और फुल फोर्स से नीचे एकदम पूरा पूरा मलबा खाली कर देती है, इसलिए यहाँ पे मलबा जमा नहीं होता है, उल्टा यहाँ कटाव होता है। अब अमेजन की 3 नदी जो सहायक है याद रखना, एक का नाम है टोपाजोस, यूपीएससी में पूछा है और तुमको याद होना चाहिए, और दूसरे का नाम है मडेरिया। तो टोपाजोस और मडेरिया, पुरुष और जुरुआ, ये किस तरफ से? दाहिने तरफ से मिलती है, राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है। टोपाजोस, मडेरिया, पुरुष और जुरुआ, ये दाहिने तरफ से अमेजन में आके अमेजन को पानी देती है। और बाएं तरफ से एक जापुरा आता है और एक निग्रो आता है, नदी का नाम है निग्रो। तो नेग्रो और जापुरा बाएं तरफ से आता है, लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन, एंड राइट विंग ट्रिब्यूटरीज बार बार पूछता है, और उसका नाम है टोपाजोस, मडेरिया, पुरुष और जापुरा, ठीक है। वही जुरवा बोलते हैं इसको, जापुरा उधर वाली नदी है। अब देखो एक नदी तंत्र हो गया, इसको अमेजन नदी तंत्र कहते हैं। दुनिया की ऐसी नदी तंत्र है जिसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि पूरे इंडीज का पानी यही लेके बहता है। अब हम आते हैं दूसरे, एक और है, ये देखो जियांग, ये जिंगू नदी है, जिंग, ठीक है, जिंग नदी है, जिंग रिवर है। इसके अलावा एक और लास्ट में मिलता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट था वही था टोपाजोस, मडेरिया। बहुत बार यूपीएससी के ऑप्शन में दिखता है टोपाजोस, मडेरिया और जापुरा। अब हम आते हैं दूसरे नदी तंत्र पे, उस नदी तंत्र का नाम है पराना पराग्वे उरुग्वे रिवर। तो एक देखो इधर से आया, ये यूरुग्वे रिवर है, इधर देखो ये जो रिवर है ये पराना रिवर है, और ये जो रिवर है ये पराग्वे रिवर है, ये जो रिवर है सलाडो रिवर है, ये जो रिवर है डेल सलाडो है। तो सलाडो, डेल सलाडो, पराग्वे, यूरुग्वे, पराना, ये सारी नदियां जो हैं पंपास रिवर रीजन में बहती है। तो दूसरा नदी तंत्र याद रखना है, 2 ही नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है बस। तीसरा जो ये ओरनिको नदी जो माराकाइबो झील में गिरती है, इसी ओरनिको की सहायक नदी है वही कौन, जो बनाती है क्या? एंजल फॉल।
कैरोनी नदी। तो कैरोनी नदी इसी ओरेनिको नदी में आके मिलती है और कैरोनी बनाती है एंजल फॉल। एक थोड़ा सा ऐसी नदी है जो जाके प्रशांत महासागर में गिरती है, जिसका नाम है क्या, मैग्डलीना। क्या नाम है, मैग्डलीना। कहां गिरती है, तो प्रशांत महासागर नहीं, कैरिबियन सी में गिरती है, माफ करना। मैग्डलीना कहां गिरती है, कैरिबियन सी में गिरती है, ठीक है। और जो ओरेनिको है कहां गिरती है, तो माराकाइबो लेक के पास गिरती है। इतने ही इंपॉर्टेंट नदी है। और एक और है साओ फ्रांसिस्को रिवर, ये ब्राजील की नदी है, साओ फ्रांसिस्को रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साओ फ्रांसिस्को, पाराना, पराग्वे, यूरुग्वे, सलाडो, डेल सलाडो और अमेजन, टोपाजोस, जापुरा, पुरुष, मडेरिया, यही है नदी, इंपॉर्टेंट नदी। दिमाग में रह गया तो ठीक है, नहीं तो एक आध दुगो तो याद रही जाएगा, ठीक है। नए रात कोनो बात नहीं, एक रेस थोड़े बीपीएससी को इश्क है, इसके प्यार में बीपीएससी नहीं डूब रही है, बस फैक्ट आपके आगे से गुजरना चाहिए। इतना ये सब नदियों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस ये करना है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, अमेजन नदी में। अमेजन नदी पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ दी लार्जेस्ट नदी है और वो सौभाग्य से साउथ अमेरिका के ब्राजील से गुजरती है। उसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। नेविगेबल क्या होता है समझते हो, जहां तक नाव चल सके, जहां तक जहाज चल सके, नाव चल सके। तो कहां तक नाव चल पाता है यह भी जानना है। नाव या जहाज चल पाता है मनास तक, ये मनास, तो मनास तक चल पाता है नाव। कहां से कहां तक, यहां शुरू है, यहां से यदि जहाज एंटर करेगा तो यहां तक ही जहाज, लाल रंग देख लो एकदम बढ़िया से, ऐजे एगो शहर है जिसका नाम है मनास। तो मनास तक ब्रह्मपुत्र में तुम अपना जहाज चला सकते हो। देखो मूवी देखे होंगे अनाकोंडा, अनाकोंडा में बड़का सांप वाला मूवी, तो वो जो उसका जो शूटिंग हुआ है अमेजन नदी में हुआ है। कहां तक शूटिंग करना संभव है, मनास तक। मनास के आगे शूटिंग संभव नहीं है, इतना ज्यादा कुहासा हो जाता है, फिल्मों में दिखाया है, कुछ दिखता नहीं है, इतना ज्यादा डेंस हो जाता है जंगल कि नदियों झांप देता है जंगल। नदी के ऊपर भी बहुत ज्यादा किनारे किनारे बहुत घना जंगल हो जाता है, तो इसलिए इससे आगे जहाज नहीं जा पाता है। अगला पॉइंट क्या है, पेट्रोलियम। ये जो अमेजन के मुहाने पर क्या मिलता है ब्राजील को, पेट्रोलियम। नेचुरल रबर नेचुरली अमेजन के जंगलों में नेचुरली उगता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, तो वो पशुओं को चराने के लिए और सोयाबीन उगाने के लिए वो लोग जानबूझ के अमेजन के जंगल में आग लगा दे रहा है। पिछली बार 45 लाख हेक्टेयर जला दिया ब्राजील। दुनिया जब बोलने लगा कि तुम दुनिया के फेफड़े में क्यों आग लगा रहे हो, तो ब्राजील का कहना था मेरा है, मेरा क्षेत्र है, बाहर के देश को इसमें बोलने का हक नहीं है। ब्राजील की मजबूरी है अमेजन के फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना, क्योंकि ब्राजील जो है चाहता है कि वो इतना सोयाबीन उगाए कि उस सोयाबीन से मुर्गी को देने वाला जो खाना है वो बनाना चाहता है। चिकन इंडस्ट्रीज यूएस में और यूरोप में बहुत हाई लेवल पे वर्क कर रहा है और उनको चिकन को वेट बनाने के लिए, चिकन के वेट को गेन करने के लिए सोयाबीन का फूड दिया जाता है। और सोयाबीन के प्रोडक्शन में ब्राजील नंबर 1 है भी और बनना चाहता है, इसीलिए सोयाबीन के प्रोडक्शन का एरिया बढ़ा रहा है, रबड़ के प्रोडक्शन का एरिया बढ़ा रहा है, और इसके लिए उसको अमेजन के जंगल में आग लगाना पड़ रहा है। अमेजन का जंगल जो है रेन फॉरेस्ट एरिया है, विश्वत रेखीय वर्षा वन है और इसमें आग लगाया जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं पराना पराग्वे रीजन में। ये जो रिवर सिस्टम है पराना और पराग्वे, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताया मैंने। पंपास नाम का घास का मैदान यहीं पर है और पराना और पराग्वे दोनों नेविगेबल है। नेविगेबल होने के कारण पूरा एक नदी तंत्र में जहाज के चलने से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। गेहूं की खेती होती है इस पंपास रीजन में, अल्फा अल्फा घास की खेती होती है पंपास रीजन में। इतनी सारी नदियां हैं तो इरिगेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है साहब। चलिए अब बात करें यूरुग्वे रिवर सिस्टम, तो ये जो पराना की सहायक नदी है यूरुग्वे, और ला प्लाटा में एस्चुअरी बनाती है, और यहाँ पे भी नेविगेबल जो है उतना ज़्यादा नेविगेशन नहीं होता। क्लाइमेट यदि देखें तो इक्वेटर के आसपास तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है, तो वहाँ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, कुछ एरिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। जहाँ मानसून है, जैसे ब्राजील के कुछ कोस्ट पे मानसून आता है, वर्षा होती है, तो यहाँ पे कंपास घास का मैदान है, कैंपास। तो यहाँ पे कुछ अनाज का उत्पादन मानसून के कारण होता है, यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। यहाँ अटाकामा डेजर्ट होने के कारण डेजर्ट एरियाज में
यहाँ वर्षा कम होने के कारण एक ड्राइस्ट डेजर्ट क्रिएट होता है, तो इधर मरुस्थलीय जलवायु है। नीचे के रीजन में यहाँ पे मेडिटेरेनियन जलवायु यानी समुद्री हवा का प्रभाव, जहाँ अंगूर का खेती खूब होता है, नींबू की खेती खूब होती है, तो वो चाइल में होती है क्योंकि वहाँ मेडिटेरेनियन जलवायु है या ब्रिटेन जैसी जलवायु है। तो चाइल के निचले रीजन में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है और ब्रिटेन जैसी जलवायु है, और ऊपर वाले रीजन में डेजर्ट है, अटाकामा में, पेरू में अटाकामा डेजर्ट है, और मरुस्थलीय जलवायु में कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो वो है पेंटागोनिया में। तो लगभग पॉइंट्स हमने ये सब बता रखा है, ठीक है। एग्रीकल्चर देखें तो यहाँ इक्वेटर के आसपास इक्वेटोरियल एग्रीकल्चर होता है, और नीचे वाले रीजन में टेम्परेट पंपास में टेम्परेट एग्रीकल्चर होता है, वही ग्रासलैंड गेहूँ उगता है, आपका अल्फा घास का उत्पादन होता है, लाइफ स्टॉक रैंचिंग होता है, यहाँ पे रबड़ होता है, सोयाबीन होता है, अनानास होता है, शुगर केन उपजता है, अनानास और शुगर केन खूब उपजता है, रबर खूब उपजता है, सोयाबीन खूब उपजता है। तो ये सब इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट चिली में है, जहाँ पे सिट्रस फ्रूट और अंगूर की खेती होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर होता है। एक फसल है इसका जिसका नाम है कोकोआ, एक फसल है एवोकाडो। एवोकाडो तो आजकल इंडिया में भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो इसका अमेजन के जंगल का ही ये ओरिजिन है, जो मेन है वहाँ का एंडोजिनस फ्रूट है। तो एवोकाडो, पाइन एप्पल और कोकोआ, इसका उत्पादन कहाँ होता है? इक्वेटोरियल क्रॉप के रूप में। विश्वतरेखीय क्रॉप है। कौन कौन? एवोकाडो, यही देखो एवोकाडो है, पाइन एप्पल और कोकोआ। कोकोआ क्या है? जिससे जितने भी चॉकलेट्स हैं वो बनते हैं कोकोआ से, ठीक है। कहाँ पे किसका ओरिजिन और किसका है? तो ब्राजील में ही मेनली इसका एंडोजिनस है, वहीं से उत्पादन होता है। कॉफी का उत्पादन भी खूब होता है ब्राजील में, कोलंबिया, सेंट्रल कार्डिलेरा रीजन में, ब्राजीलियन हाईलैंड में कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी की दो किस्में होती हैं, अरेबिका और रोबास्टा। तो यहाँ पे जो है दोनों ही किस्मों का अच्छा उत्पादन हो जाता है। ज़्यादातर कॉफ़ी जो यहाँ कोलंबिया की कॉफ़ी है वो माइल्ड कॉफ़ी है, और पराना पराग्वे रीजन में भी कॉफ़ी की खेती होती है, और बाकी जगह जो है रबड़ की खेती होती है। तो कॉफ़ी, रबर, पाइन एप्पल, शुगर केन, ये सब के सब का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील इसके लिए फेमस है, शुगर केन के उत्पादन के लिए फेमस है। बेले हॉरिजेंटो और साओ पोलो और सेंटोस और रियो डी जेनेरियो, इन सबों से ब्राज़ील जो है शुगर केन और चीनी का ये एक्सपोर्ट करता है, चीनी का। साओ पोलो को शुगर बॉल कहते हैं, साओ पोलो शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन साओ पोलो में। तो साओ पोलो जो है वो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। फेजेंडाज किसको कहते हैं? लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड को क्या कहते हैं ब्राज़ील में? फेजेंडाज कहते हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है, फेजेंडा आ सकता है। लार्जेस्ट शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड साओ पोलो आ सकता है। बेले हॉरिजेंटो किस लिए फेमस है, ये आ सकता है। और सेंटोस को कॉफी पोर्ट बोलते हैं। सेंटोस को क्या बोलते हैं? कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ये कॉफी का निर्यात करने के लिए आ जाता है। तो सेंटोस कॉफी पोर्ट हो गया, और साओ पोलो जो है शुगर बॉल हो गया। बेलो हॉरिजेंटो जो है शुगर के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। फेजेंडाज जो है लार्ज खेत, जो लार्ज एरियाज है जहाँ गन्ना उगाते हैं, वो लार्ज एरियाज जो है ज़्यादातर बड़े खेत को फेजेंडा कहते हैं। आधुनिक मशीनों से वहाँ खेती की जाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या क्या यहाँ का मुख्य फसल है? मक्का यहाँ का इंडोजिनस फसल है। कॉर्न यहीं का नेटिव क्रॉप है, वहीं से दुनिया में फैला है। अर्जेंटीना में आज भी मक्के का उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ऐसा पशुपालन और कृषि को मिक्स करके वो खेती करते हैं। पोटैटो का ओरिजिन कहाँ है? एंडीज में सबसे पहले आलू उगाया गया था, वहीं से दुनिया में फैला। स्पेन वालों ने वहीं से आलू लाया। टमाटो भी सबसे पहले साउथ अमेरिका में खेती किया गया था, वहीं से स्पेन वाला ने यूरोप लाया, और स्पेन ने यूरोप से इंडिया लाया। टोबैको भी सबसे पहले ब्राज़ील और कोलंबिया में खेती की जाती थी। तो टोबैको, टमाटो, पोटैटो, कॉर्न, ये सब के सब ब्राज़ीलियन एरिया और साउथ अमेरिकन एरियाज़ में सबसे पहले डेवलप होने वाला वहाँ का नेटिव क्रॉप है। तो कुल मिला के क्रॉप्स हमने बताया। अब इंडस्ट्री की बात करें तो कई तरह की इंडस्ट्री है, जैसे एक है लाइव स्टॉक रैंचिंग, और दूसरा एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादा होता है साउथ अमेरिका में। इंडस्ट्री से ज़्यादा साउथ अमेरिका में एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे फैक्ट और भी हैं। मेन फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देख लीजिए, मिनरल वाला, कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम का सबसे मेन रीजन माराकाइबो झील के पास है, और इनको नदी के तट पे लेक माराकाइबो में। इक्वेडोर के पास भी पेट्रोलियम है, ब्राज़ील के पास जो अमेजन के मुहाने पर पेट्रोलियम है, और
टूपी ऑयल फील्ड अर्जेंटीना के पास है, जुपिटर ऑयल फील्ड ब्राज़ील के पास है। टूपी और जुपिटर दोनों ब्राज़ील के पास ही है। अर्जेंटीना तो ये पिंक वाला है। अर्जेंटीना के पास भी पेट्रोलियम है, ब्राज़ील के पास पेट्रोलियम है, वेनेजुएला के पास पेट्रोलियम है और इक्वेडोर के पास पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के अलावा यदि कॉपर देखो तो कॉपर में दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर का खान का नाम है चिक्विकमाटा, जो चाइल में था। चिक्विकमाटा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था एक जमाने में कॉपर का। अब तो खाली खाली खंडर बचा। यहीं अरेका था। अरेका भी जो है नाइट्रेट के उत्पादन के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। वो भी भूतिया घोस्टेड टाउन हो गया, निकाल लिया गया सारा अरेका। तो चिली में दो नाइट्रेट की खान है, एक बहुत बड़ी, और दूसरा चिक्विकमाटा में कॉपर की खान। दोनों के दोनों अब यूज़ में नहीं है। और बाकी कॉपर किसके पास? वेनेजुएला के पास, ब्राज़ील के पास, पेरू के पास, बोलिविया के पास, अर्जेंटीना के पास। तो देखो कॉपर में रिच है, पेट्रोलियम में रिच है। गरीब किस में है? आयरन ओर कम है, कोयला कम है, बाकी सारे जो अदर मतलब मिनरल्स हैं वो ज़्यादा फेमस है। अब देखो काराकास एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। काराकास किसका कैपिटल है? काराकास वेनेजुएला का कैपिटल है। बेलम, बेलम एक पोर्ट भी है, इंडस्ट्रियल सेंटर है ब्राज़ील का। बेलो हॉरिजेंटो ये शुगर के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पे। साओ पोलो, साओ पोलो को शुगर बॉल कहते हैं, पूरे दुनिया का शुगर बॉल, ब्राज़ील का शुगर बॉल। रियो डी जनेरियो कोस्ट पे शहर है ब्राज़ील का। ब्यूनस आयर्स कैपिटल टाउन है अर्जेंटीना का। मोंटेविडियो कैपिटल टाउन और इंडस्ट्रियल टाउन है यूरुग्वे का। सेंटियागो चाइल की कैपिटल भी है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप है। तो इंडस्ट्रियल डेवलप होने के साथ साथ फेमस सिटीज़ जो है साउथ अमेरिका का, वो आपने पहचान लिया। इन सब की अपनी पहचान है। साओ पोलो में ऑटोमोबाइल और एविएशन इंडस्ट्रीज है। रियो डी जेनेरियो में जो फाइनेंशियल सेंटर है ब्राज़ील का, और यहाँ पे मेटलर्जी का काम होता है, इंजीनियरिंग का काम होता है। बेलो हॉरिजेंटो में भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज है, माइनिंग होता है मिनास गरिस स्टील में। बेलम जो है ये पोर्ट है, एक तरह का एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे अमेजन के बेसिन में, एल्युमिनियम आयरन का यहाँ से, और ब्राज़ीलियन नट का एक्सपोर्ट होता है। काराकास क्या है? वेनेजुएला में केमिकल इंडस्ट्रीज डेवलप है। सेंटियागो क्या है? तो कैपिटल है और वहाँ चाइल में फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर है। ब्यूनस आयर्स क्या है? कैपिटल है अर्जेंटीना का, और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, ऑयल और मीट एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट, पोर्क एक्सपोर्ट, इससे रिलेटेड वर्क होता है। इतना इनफ है, जो मैंने साउथ अमेरिका में इतना बता दिया ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। यदि इतना साउथ अमेरिका में रिवाइज कर लिया तो आपने साउथ अमेरिका को समझा। और डेप्थ में हम पढ़ेंगे, जब मेंस में कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम मेंस बेसिस पे आपको आगे मेंस की क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।